दुनिया में जब भी वॉर हुआ है ना, उसमें हमेशा लोग सरप्राइज हुए हैं। चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें, जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने पहली बार सेना में हाथी देखे। उसके बाद जब बाबर इंडिया में आ रहा था तो उसने पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल करा। उसके बाद तोप तलवारें युद्ध के साथ बनती गई। अटैक्स ज्यादा दूरी से ज्यादा प्रिसाइजली और ज्यादा डेडली होते गए। रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने लार्ज स्केल में ड्रोन का यूजेज देखा। पिछले साल लगभग इसी टाइम में जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करी थी तो हमें इजराइल की इंटेलिजेंस का कमाल देखने को मिला। कैसे उन्होंने ईरान के सारे सीसीटीवी तक हैक कर लिए थे और बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक करी। और अभी पिछले महीने यूएस ईरान के कन्फ्लिक्ट में यूएस के एक पायलट को 60,000 फीट दूर उसकी हार्ट बीट सुनकर रेस्क्यू कर लिया गया। आज की ये वीडियो इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में होने वाली है। कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया का सबसे टेक्निकली एडवांस रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्या एक्चुअल में हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, कैसे इसे एक्चुअल में करा गया था, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। आपको पहले एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, वीडियो में शायद एडिटिंग उतनी अच्छी ना हो बट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी और कंप्लीट मिलेगी। 3 अप्रैल 2026 की अर्ली मॉर्निंग में यूएस एयरफोर्स के 2 पायलट, जिनका कोड नेम डूड 44 अल्फा और डूड 44 ब्रावो था, वो सदर्न ईरान के ऊपर एक रूटीन पेट्रोल के ऊपर निकलते हैं अपने F-15E स्ट्राइक प्लेन में। आपको बता दूं, F-15E यूएस का एक काफी पुराना फाइटर प्लेन है। इसको 1980s में बनाया गया था। इसके बाद इसकी कई जनरेशन आगे आ चुकी है। लेटेस्ट यूएस के पास F-35 है। इस प्लेन में जो डूड 44 अल्फा था वो आगे प्लेन चला रहा था और डूड 44 ब्रावो पीछे वेपनरी सिस्टम को संभालता है। जब वो सदर्न ईरान के ऊपर फ्लाई कर रहे थे तो उनके ऊपर एक छोटी मिसाइल फायर होती है। ये ऐसी मिसाइल थी जो एक आदमी खुद खड़े खड़े अपने कंधे पे रख कर फायर कर सकता है और ये मिसाइल इस प्लेन में बिल्कुल एक्यूरेटली हिट करती है। तो यूएस के दोनों ऑफिसर्स को प्लेन से इजेक्ट करना पड़ता है। जो डूड 44 अल्फा थे वो कोस्ट की तरफ लैंड करते हैं, जिससे कि 4 घंटे के टाइम में उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है नेवी सील्स के द्वारा। वहीं जो डूड 44 ब्रावो थे वो बिल्कुल उसकी दूसरी डायरेक्शन में सदर्न ईरान में और अंदर चले जाते हैं और वहाँ के जगरोस माउंटेन में फंस जाते हैं। लैंडिंग के टाइम उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल नहीं सकते थे और ये वैसे भी एक माउंटेन रीजन था जिसमें चलना वैसे ही मुश्किल है। अब तक ईरान की IRGC को भी इसके बारे में पता लग गया था और वो भी इस डूड 44 ब्रावो का हंट शुरू कर देते हैं। पर क्योंकि ये एक माउंटेन रीजन था तो इसमें चलना काफी मुश्किल था, तो IRGC को भी काफी दिक्कत आ रही थी। एंड इन पहाड़ों में छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनमें छुपना काफी आसान है। तो सुबह की शाम हो जाती है और IRGC को डूड 44 ब्रावो का कुछ पता नहीं चलता। तो डूड 44 ब्रावो के ऊपर $60,000 का इनाम चढ़ा दिया जाता है। कोई भी उस एरिया का लोकल आदमी अगर उसके बारे में बताएगा तो उसे इतना इनाम दिया जाएगा। ये यूएस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। अगर ईरानियन फोर्सेज उसे जिंदा पकड़ लेती तो इसका ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर होता। वैसे ही यूएस में इस वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो डूड 44 को रेस्क्यू करना यूएस के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। इससे पहले IRGC उस तक पहुंचे। उसको ढूंढने के लिए यूएस हेलीकॉप्टर्स का यूज नहीं कर सकता था। ऐसे पहाड़ी एरिया में किसी को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स को वहाँ काफी ज्यादा देर घूमना पड़ता, जिससे कि उनके ऊपर अटैक होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। यहाँ पर डूड 44 ब्रावो खुद अपना रेडियो सिग्नल यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेडियो अगर उन्होंने यूज करा तो उसे IRGC इंटरसेप्ट कर लेगी और उसके और पास पहुंच जाएगी। दूसरा, इनके पास एक बेकन सिग्नल भी होता है, उसे भी वो यूज नहीं कर सकता था। उसे देखकर वहाँ के लोकल लोग और फोर्सेस उसके और पास पहुंच जाते। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, यूएस को पता था कि IRGC उसके और करीब पहुंचती जा रही है, तो यूएस आसपास के एरिया में खुद स्ट्राइक करना शुरू कर देता है और इजराइल के थ्रू भी कुछ स्ट्राइक्स कराता है। बाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूएस इजराइल को क्रेडिट भी देता है। साथ ही सदर्न ईरान के शेहरज़ा सिटी की एक अबेंडन एयर स्ट्रिप में यूएस कब्जा कर लेता है अपनी डेल्टा फोर्स को यूज कर ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसको एक बेस बना लिया जाए। और तो और यूएस ये झूठी खबर भी फैलवाता है कि यूएस ने अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और उसको ढूंढना बंद कर दे। अब ऐसे में जो डूड 44 ब्रावो था वो एक केव के अंदर छुपा हुआ था, क्योंकि दिन के टाइम IRGC अपने थर्मल सेंसर ड्रोन्स भी भेज रहे थे। साथ ही उसके पास काफी लिमिटेड ही पानी था और बाहर बहुत भयंकर गर्मी। जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट उसे करनी होती थी वो सिर्फ रात को ही करता था और ऐसे करते करते डूड 44 ब्रावो को खोए हुए 24 घंटे हो जाते हैं। अब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में यूएस डिसाइड करता है कि अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी, जिसको उसने दुनिया से कई सालों तक छुपा कर रखा था, उसे रिवील कर दिया जाए।
जिसका नाम है गोस्ट मुर्मर। मुर्मर का मतलब होता है विस्परिंग, जब आप धीरे से कुछ बोलते हो, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भूत की थोड़ी सी आवाज भी सुन ले। ये डिवाइस बेसिकली एक ह्यूमन की हार्ट बीट को कैप्चर कर सकता है 40 मील दूर से भी, और बता सकता है कि वहाँ कोई ह्यूमन है। ये आखिर काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो हमारा दिल जब भी धड़कता है तो एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करता है। हॉस्पिटल्स में जो ईसीजी मशीन होती है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को कैप्चर करती है और एक स्क्रीन पर दिखाती है। गोस्ट मुर्मर भी ऐसे ही काम करता है, बट ईसीजी के सेंसर हमारे दिल के बिल्कुल पास में होते हैं। वहीं गोस्ट मुर्मर ये सेम चीज काफी दूर से पता लगाता है। इसके अंदर काफी सारे आर्टिफिशियल डायमंड लगे हुए हैं, जो एक बहुत बड़े एरिया में अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज होती है उसे डिटेक्ट कर लेता है। बाकी तो इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बट हमारे समझने के लिए इतना बहुत है। तो 4 अप्रैल की रात को यूएस गोस्ट मुर्मर को लॉन्च करता है एक RQ-180 बैट के ऊपर माउंट कर 60,000 फीट कितना ऊपर होता है। तो आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, जो ये कमर्शियल एरोप्लेन्स होते हैं ये 25 से 30,000 फीट ऊपर उड़ते हैं। इसकी डबल हाइट पर ये ड्रोन उड़ाया जा रहा था। तो ये फिर उसके आसपास के एरिया में स्कैनिंग शुरू करता है, लेकिन उस स्कैनिंग में डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस एरिया के सारे छोटे से लेके बड़े एनिमल तक सबकी हार्ट बीट उसमें आ रही थी। तो एआई की मदद से पहले वो हटाई जाती है, देन सिर्फ ह्यूमन की हार्ट बीट ही दिखती है। लेकिन क्योंकि एरिया काफी बड़ा था तो उसमें काफी सारे ह्यूमंस थे, तो स्पेसिफिकली ऐसे ह्यूमन को ढूंढा जाता है जो कि काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। इतने बड़े एरिया में मल्टीपल स्कैन करने के बाद एंड में एक जगह से लगातार एक हाई स्ट्रेस ह्यूमन की हार्ट बीट आ रही, एंड फाइनली मल्टीपल स्कैन्स और ड्रोन्स रन करने के बाद पता लग जाता है कि डूड 44 ब्रावो वही है। इस स्कैनिंग के प्रोसेस में पूरी रात लग जाती है। इतने बड़े एरिया में एक स्पेसिफिक ह्यूमन की हार्ट बीट ढूंढना कुछ ऐसा है कि आप एक फुटबॉल के भरे हुए स्टेडियम में बैठे हो और आपको सामने वाले की आवाज सुननी है। एग्जैक्ट लोकेशन पता लगने के बाद यूएस नेवी की सील टीम 6 जो कि सबसे इलीट है, उसमें भी एक इलीट टीम होती है जिसे काफी सीक्रेट रखा जाता है, उसको ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाता है। तो अपने टेम्परेरी बेस जो कि उन्होंने ईरान में एक्वायर कर बनाया था, वहां से वो अपने 2 चिनूक हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और साथ ही उनको गार्ड करने के लिए एक F-35 फाइटर प्लेन को भी भेजा जाता है। इन हेलीकॉप्टर और प्लेन को ये काफी तेज और लो फ्लाई करके ले जाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर फ्लाई करा तो ये ईरान के रेडार्स में आ जाएंगे और उनका एयर डिफेंस ऑटोमेटिकली फायर कर देगा। तो ग्राउंड के बिल्कुल पास से ये बहुत तेज फ्लाई करते हैं ताकि अगर कोई ह्यूमन देखे भी तो उसे फायर करने का टाइम ना मिले। थोड़ी देर में ये डूड 44 ब्रावो की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां से 800 मीटर पहले हेलीकॉप्टर्स को रोक देते हैं और कमांडोज वहां से पैदल जाते हैं डूड 44 ब्रावो को लेने के लिए। अब वहां पर आसपास काफी लोग और IRGC के गार्ड्स भी थे, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसे में यूएस एक दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वही सेम टेक्नोलॉजी जो उन्होंने वेनेजुएला में यूज करी थी जब वहां के प्रेसिडेंट को उनके घर से उठा लिया था हाई सिक्योरिटी के अंदर। तो हेलीकॉप्टर से ऐसी सोनार रेडिएशन भेजी जाती है जो कि इंसान को बिल्कुल सुन कर देती है। उनके नाक से खून बहने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे कि ना तो वो कोई हमला कर पाए और ना ही किसी से कम्युनिकेट कर पाए। एंड विद इन 4 मिनट्स 12 सेकेंड सील टीम 6 के कमांडोज डूड 44 ब्रावो को हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं एंड वहां से दोबारा काफी लो फ्लाई करके अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। एंड फाइनली पूरे 48 घंटे बाद डूड 44 ब्रावो को जिंदा रेस्क्यू कर लिया जाता है। बट यहीं तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था। अभी इन्हें अपने ईरान के टेम्परेरी बेस से निकलकर अपने एक दूसरे कंट्री में सेफ बेस पर भी पहुंचना था। एंड यहाँ पर यूएस बहुत शॉकिंग चीज करता है, अपने 2 MC-130J प्लेन्स को उड़ा देता है और तो 4 एडवांस हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ा देता है। इनकी कीमत कई लाख करोड़ों में थी। यूएस इन्हें कुछ मिनटों में जला देता है। इसका ये रीजन था कि इस छोटे से टाइम में यूएस सबको वापस नहीं ले जा सकता था। एंड इनके अंदर यूएस की काफी एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी इस ऑपरेशन में यूज हुई है वो सारी ईरान के हाथ लग जाती। अगर यूएस इन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो ईरान इसको कॉपी कर लेता। तो यूएस इन्हें डिस्ट्रॉय करता है, बैकअप के लिए कुछ और प्लेन्स भी मंगाता है और वहां से अपने सारे लोगों को लेकर चला जाता है। इस ऑपरेशन में टोटल 155 एयरक्राफ्ट यूज हुए थे अपने एक जवान को बचाने के लिए, जिससे यूएस की इज्जत जुड़ी हुई थी। इस ऑपरेशन के रिलेटेड ईरान ने भी कुछ क्लेम्स करे हैं कि उन्होंने यूएस का एक प्लेन मार गिराया, कई ड्रोन्स मार गिराए, बट यूएस ये कहता है कि उसने अपने प्लेन खुद डिस्ट्रॉय करे। एंड ईरान कोई भी प्लेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ड्रोन्स हालांकि ईरान ने काफी डिस्ट्रॉय करे हैं। तो ये था दुनिया का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और टेक्निकली एडवांस ऑपरेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट में बताइए।